पत्थर के पुल के उस पार सड़क पर अचानक ब्रेक लगने की तीव्र कर्कश ध्वनि गूंज उठी। हालांकि शोर को बारिश की सरसराहट वुश ने तुरंत दबा दिया, लेकिन आरव की साधारण लोगों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र इंद्रियों ने उसे इसे स्पष्ट रूप से सुनने की अनुमति दी। आरव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और देखा कि पत्थर के पुल के दोनों किनारों पर स्थित जंगल से दो सफेद वैन तेजी से बाहर निकलीं। दो सफेद वैनों ने मानो जानबूझकर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच रास्ता रोक दिया, जिससे काफिले का मार्ग कट गया। लगभग उसी समय पत्थर के पुल के दूसरे छोर पर दो और सफेद वैन तेजी से उनकी ओर बढ़ीं और काफिले से 50 मीटर पीछे रुक गईं। सामने दो और पीछे दो, 4 सफेद वैनों ने काफिले को पत्थर के पुल पर कसकर फंसा लिया था। पत्थर के पुल पर आरव भी फंसा हुआ था, जो हाथ में एक काली छतरी लिए धीरे धीरे चल रहा था। काफिले की 4 काली सेडान कारों में 16 सुप्रशिक्षित काले कपड़े पहने अंगरक्षक बैठे थे, जिन्हें रास्ता अवरुद्ध होते ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तेजी से अपनी पिस्तौलें निकाली और कारों से बाहर निकल पड़े। अंगरक्षकों ने तेजी से प्रतिक्रिया की थी, फिर भी चारों सफेद वैनों से निकले व्यक्ति और भी तेज थे। 20 से अधिक छलावरण गियर कैमोफ्लेज गियर पहने बंदूकों से लैस पुरुष सफेद वैनों से बाहर निकले। उनके पैर जमीन को छूने भी नहीं पाए थे कि उन्होंने अपने हाथों में आग्नेयास्त्रों के ट्रिगर खींच दिए। धड़ाम, टैट टैट, रैटेटैट, विभिन्न हैंडगन और सबमशीन गन से गोलियों की एक बौछार निकली, जो बारिश के पर्दे को चीरती हुई बीच में फंसे 16 काले कपड़े पहने अंगरक्षकों पर अंधाधुंध वार कर रही थी। गोलियों की एक साल्वो, जैसे यमराज की तलवार हो, निर्दयता से 16 काले कपड़े पहने अंगरक्षकों के जीवन को छीन रही थी। हालांकि काफिले के अंगरक्षकों ने बहादुरी से पलटवार किया, लेकिन वे अपने हमलावरों द्वारा अप्रत्याशित रूप से पकड़े गए और हथियारों में उनसे कम थे। कुछ ही मिनटों में उनमें से आधे से अधिक मारे गए या घायल हो गए थे। शेष अंगरक्षकों ने वाहनों के पीछे शरण ली और जवाबी फायरिंग की। उनमें से एक नीचे झुक गया, जल्दी से एक नंबर डायल किया और जोर से चिल्लाने लगा, जाहिरा तौर पर मदद के लिए बुला रहा था। जैसे ही गोलीबारी हुई, आरव के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वह अपनी काली छतरी लिए पुल के किनारे चलता रहा, जैसे कि उसे आवारा गोली लगने की जरा भी चिंता न हो। आरव ने 2 जन्मों में दसियों हजार वर्षों तक जीवन जिया था। वह ऐसे द्वेष और हत्याओं का आदी था, इसलिए वह विचलित था। जहां तक आरव का संबंध था, जब तक गोलीबारी का कोई भी पक्ष जानबूझकर उसे उकसाएगा नहीं, वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। बॉस, उस लड़के का क्या जो पास से गुजर रहा है? क्या तुम्हें मुझसे इतनी तुच्छ बात पूछनी पड़ेगी? उसे मार डालो, उसे शांत कर दो। समझ गया। आरव ने अचानक अपने कानों से ऐसी बातचीत सुनी। बात करने वाले छलावरण गियर में वे हमलावर थे। दृश्य पर पास से गुजरने वाला लड़का आरव के अलावा और कोई नहीं था। इस प्रकार बिना किसी संदेह के छलावरण वाले पुरुषों का जिसे शांत करने का इरादा था, वह स्वयं आरव था। आरव मंद मंद हंसा। उसका इरादा किसी को उकसाने का नहीं था, फिर भी मुसीबत ने उसे ढूंढ ही लिया था। ठप, एक गोली आरव के सिर के पास से गुजरी, उसकी काली छतरी के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई। इस शॉट का इच्छित लक्ष्य स्पष्ट रूप से आरव था, लेकिन ऐसा लगा कि शूटर चूक गया था। गोली आरव के सामने से उसके बाईं ओर से आई थी। शूटर एक सफेद वैन के बगल में छिपा हुआ छलावरण पहने व्यक्ति था। छलावरण पहने व्यक्ति के बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, उसकी कदकाठी मजबूत थी और उसके बाएं गाल पर लगभग 1 इंच लंबा एक निशान था, जिससे वह भयंकर लग रहा था। आरव ने निशान वाले आदमी की ओर देखा, फिर अपनी छतरी में गोली के छेद को देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। लानत है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। हालांकि इस गोलीबारी से असंबंधित आरव केवल एक दर्शक था, फिर भी इस निशान वाले आदमी ने उसे, एक निर्दोष राहगीर को, मारने का फैसला किया था। आरव हमेशा ऐसे लापरवाह हत्यारों से घृणा करता था जो बिना कारण या पूछताछ के जीवन ले लेते थे, और इसलिए आरव क्रोधित था। उसका क्रोध स्वाभाविक रूप से उसे हमला करने के लिए प्रेरित करता था। तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आरव की निगाह तलवार की तरह तेज थी, जो निशान वाले चेहरे वाले व्यक्ति पर टिकी हुई थी। उसके दूसरे शॉट फायर करने का इंतजार किए बिना उसने तुरंत अपनी काली बारिश की छतरी को मोड़ दिया, अपने पैरों से शक्तिशाली रूप से जोर लगाया और एक तोप के गोले की तरह बाहर निकल गया। एक पल में उसने दसियों मीटर की दूरी तय की, जो एक भूत की तरह निशान वाले आदमी के सामने प्रकट हुआ। निशान वाले आदमी ने सोचा कि उसकी आंखें उसके साथ चाल चल रही हैं, लेकिन जब उसने पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में काले रंग का युवक है, तो वह बहुत चौंक गया। निशान वाले आदमी ने भी कुछ समय के लिए मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था और उसकी प्रतिक्रिया की गति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। उसका शरीर तुरंत विस्फोटक रूप से पीछे हटा। पीछे हटते समय उसने अपनी बंदूक आरव पर निशाना साध ली और बिना किसी झिझक के ट्रिगर खींच दिया। उसके दिमाग में इतनी करीब की दूरी पर यह शॉट आरव के भाग्य को सीमित करने के लिए पर्याप्त था। धड़ाम, गोली चलने की आवाज गूंजी, लेकिन आरव उसके सामने से गायब हो गया था। निशान वाला आदमी रुका, एक बुरी भावना उस पर हावी हो गई।
वह तेजी से मुड़ा, केवल अपने आंखों के सामने एक मुट्ठी को तेजी से विस्तारित होते देखने के लिए जो उसके चेहरे पर दुष्टतापूर्वक टकराए। चटक, हड्डियों के टूटने की हल्की आवाज एक चीख के साथ ये दर्शाती थी कि आदमी की नाक की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं और वह हवा में उड़ गया था। हवा में एक लंबी चाप का पता लगाने के बाद वह पत्थर के पुल के नीचे बहती नदी में धड़ाम से गिरा। एक पल के लिए संघर्ष किया और फिर अशांत धाराओं द्वारा निगल लिया गया। जिस क्षण आरव भूतिया ढंग से निशान वाले आदमी के सामने प्रकट हुआ, जब बाद वाला नदी में जा गिरा, सब कुछ पलक झपकते ही हुआ, अविश्वसनीय रूप से तेज। ये तब तक नहीं था जब तक निशान वाले आदमी की मदद के लिए हताश चीखें पत्थर के पुल के नीचे से गूंजती नहीं रही कि उसके साथियों को होश आया। उसे पकड़ो। गुस्से भरी चीखों के बीच कई बंदूकों की नली दिशा में घूम गईं। आरव पर पागलपन से गोलियां बरसा रही थीं। आरव, जैसे कि उसके पास भविष्य को देखने की क्षमता हो, एक फीकी छाया में बदल गया, उस पर निशाना साधने वाली गोलियों को चकमा देते हुए और अविश्वसनीय गति से छलावरण वाले पुरुषों पर बंद हुआ, बिजली की तरह तेज घूंसे मारता रहा। धड़ाम धड़ाम, दर्द की चीखें और शरीर के पानी से टकराने की आवाजें दृश्य पर एक के बाद एक आईं। कुछ ही सेकंड में 20 से अधिक छलावरण वाले पुरुषों को आरव द्वारा पानी में गिरा दिया गया था और उफनती नदी द्वारा तेजी से बहा ले जाया गया था। उनका भाग्य अज्ञात था। जहां कारें खड़ी थीं, कुछ बचे हुए काले कपड़े पहने अंगरक्षकों ने आरव को हक्के बक्के होकर देखा। उनकी आंखें अवर्णनीय आघात को धोखा दे रही थीं। जल्दी आओ और दादाजी को बचाओ। उनकी हृदय रोग फिर से भड़क उठी है। चांदी की बुलेट प्रूफ कार का दरवाजा अचानक खुला और दो पोनीटेल वाली एक लड़की कार से बाहर निकली, जोर से रो रही थी। उसकी आवाज घबराहट और बेचैनी से भरी थी। बारिश लगातार तेजी से बरस रही थी, जिससे दो पोनीटेल वाली लड़की की गुलाबी पोशाक तुरंत भीग गई। पतली गुलाबी पोशाक लड़की के शरीर से चिपक गई, जिससे उसके शरीर के कुछ हद तक कच्चे लेकिन पहले से ही विकसित हो रहे वक्र दिखाई दे रहे थे। कुछ काले कपड़े पहने अंगरक्षक जो मौत से बाल बाल बचे थे, उन्होंने लड़की की चीखें सुनी और उनके भाव बदल गए। वे तेजी से चांदी की कार की ओर भागे। चांदी की कार का दरवाजा खुला था, जिसमें एक लाल कुर्ता पहने बुजुर्ग पिछली सीट पर झुके हुए थे, जो बेहोश लग रहे थे। कुर्ता पहने बुजुर्ग दर्द में थे। उनका बायां हाथ उनके दिल के क्षेत्र को कसकर पकड़े हुए था और उनके पैरों पर आपातकालीन हृदय दवा की एक बोतल थी। स्थिति स्पष्ट थी, बुजुर्ग अचानक बहुत बीमार पड़ गए थे और बेहोश होने से पहले अपनी दवा नहीं ले पाए थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि आरव आगे क्या करता है या बुजुर्ग को बचाने के लिए अंगरक्षक क्या करते हैं? उनमें से कुछ व्यक्ति पारंपरिक पोशाक ट्रेडिशनल अटायर पहने हुए व्यक्ति को कार से बाहर निकालने और आपातकालीन सीपीआर देने के लिए जिम्मेदार थे। अन्य लोग पारंपरिक पोशाक में बुजुर्ग व्यक्ति को बारिश और हवा से बचाने के लिए छतरियां पकड़े हुए थे। कुछ ने सेल फोन निकाले, अस्पताल के आपातकालीन नंबर पर डायल किया। कुछ ने संभावित दोबारा हमले के खिलाफ चौकस रहते हुए अपनी बंदूकें तैयार रखीं। दादाजी कैसे हैं? एम्बुलेंस कब तक पहुंचेगी? पोनीटेल वाली लड़की पारंपरिक पोशाक में उस आदमी के बगल में बैठी एक चौकोर चेहरे वाले अंगरक्षक को सीपीआर करते हुए देख रही थी। उसके कंधे आंसुओं के बीच हिल रहे थे। हाल की गोलीबारी के दौरान बुलेट प्रूफ कार पर गोलियां बारिश की तरह पड़ रही थीं। टैट 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 की आवाज लगातार आ रही थी। हालांकि दादा और पोती अंदर सुरक्षित थे, लड़की डर गई थी और इस घटना ने पारंपरिक पोशाक में बुजुर्ग व्यक्ति को स्तब्ध और गुस्से से भर दिया था। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा। बेहोश होने से पहले वह कंपकंपी कन्वल्सिंग करने लगा। डर से घबराई हुई और बदहवास पोनीटेल वाली लड़की ने मदद के लिए चिल्लाते हुए कार से बाहर निकलते समय बाहर के खतरे पर विचार नहीं किया था। कुमारी, अध्यक्ष महोदय की हालत बहुत गंभीर है। हम शहर के बाहर हैं। एक तेज एम्बुलेंस को भी आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। छतरी पकड़े काले कपड़े पहने अंगरक्षक ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। ये सुनकर लड़की और जोर से रोने लगी। जिस तरह से तुम कर रहे हो वह बेकार है, एक आलसी आवाज गूंजी। चौकोर चेहरे वाले अंगरक्षक और पोनीटेल वाली लड़की दोनों ने ऊपर देखा कि एक खूबसूरत युवक एक काली छतरी लिए खड़ा था, जिसने एक काली टी शर्ट पहनी हुई थी। आरव चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर पारंपरिक पोशाक में उस आदमी पर टिकी हुई थी। वह एक ऐसे स्वर में बोल रहा था जो सादा और शांत दोनों था। अगर उसे समय पर नहीं बचाया गया तो ये बुजुर्ग व्यक्ति 5 मिनट के भीतर मर जाएगा। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे। पोनीटेल वाली लड़की अचानक खड़ी हो गई, अपने गालों से आंसू पोंछती हुई और अपनी स्पष्ट विपरीत आंखों से आरव को घूरकर गुस्से से पलटवार किया। पोनीटेल वाली लड़की केवल 13 या 14 की थी, फिर भी वह पहले से ही लगभग 165 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसमें एक नाजुक नाक, गुलाबी होंठ, बर्फ सफेद त्वचा, बड़ी आंखें और धीरे से मेहराबदार भौहें थीं। उसका शरीर एक कली जैसा था जिसका खिलना अभी बाकी था। उसकी त्वचा एक बच्चे की तरह कोमल थी, दूध जैसी फीकी पेल, और उसने एक गुलाबी राजकुमारी गाउन पहना हुआ था जो प्यारापन खोए बिना कुलीनता व्यक्त कर रहा था। प्यारी लड़की, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे दादाजी वास्तव में मर रहे हैं।
हम 5 मिनट में अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया तो भी उन्हें बचाने में बहुत देर हो जाएगी। आरव मुस्कुराया जैसे ही उसने पोनीटेल वाली लड़की की स्पष्ट आंखों से मुलाकात की। सुंदरता हमेशा आंखों को भाती है, उम्र की परवाह किए बिना। हालांकि यहाँ पोनीटेल वाली लड़की अभी थोड़ी छोटी थी। आरव शर्त लगाने को तैयार था कि जब वह 17 या 18 की हो जाएगी तो वह प्रिया, सुरभि, तान्या या नव्या से कम प्यारी नहीं होगी। बेशक आरव को अपने सामने छोटी सुंदरी के लिए केवल शुद्ध प्रशंसा महसूस हुई, बिना किसी अनुचित विचार के। गर्मी की बारिश तेजी से आए और उतनी ही अचानक समाप्त हो गई। मूसलाधार बारिश बंद हो गई और यहाँ तक कि कुछ सूर्य की किरणें भी बादल छंटने के माध्यम से भेदी। महोदय, अगर आप हमारे अध्यक्ष महोदय को ठीक कर सकते हैं तो कृपया मदद करें। चौकोर चेहरे वाला अंगरक्षक जो सीपीआर कर रहा था खड़ा हो गया, आरव की ओर आदर से गहरा झुका। आरव को 20 से अधिक छलावरण वाले पुरुषों को एक नदी में गिरते हुए देखने के बाद अंगरक्षक जानता था कि वह एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ की उपस्थिति में है, और आरव के लहजे से ऐसा लग रहा था कि जब तक ये 5 मिनट के भीतर था उसे विश्वास था कि वह अध्यक्ष महोदय को बचा सकता है। महोदय, कृपया। आरव को हिचकिचाते हुए देखकर चौकोर चेहरे वाला अंगरक्षक फिर से झुका और भी अधिक ईमानदारी से। बड़े भाई, क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप वास्तव में मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हैं? 2 पोनीटेल वाली लड़की उत्साहित थी। उसने आरव पर अपना पिछला गुस्सा त्याग दिया था। आरव की आस्तीन पकड़कर पूछा। आरव को सिर हिलाते हुए देखकर लड़की के चेहरे पर आशा भर गई और उसने विनती की, तो बड़े भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया। मेरे दादाजी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं नहीं चाहती कि वे मरें। पिछले जन्म में स्नेही आरव एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सुंदर लिंग पर दया की। शायद ही कभी किसी महिला के अनुरोध को अस्वीकार करता था, खासकर ऐसी दयनीय छोटी सुंदरी को। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। छोटी सुंदरी की विनती भरी आंखों से प्रेरित होकर आरव का दिल नर्म हो गया। जब तक आप हमारे अध्यक्ष महोदय को ठीक कर सकते हैं, चिकित्सा शुल्क कोई मुद्दा नहीं है। चौकोर चेहरे वाला अंगरक्षक एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आरव के आदमी को बचाने के लिए सहमत होते ही तुरंत अपना रुख घोषित कर दिया। अंगरक्षक की आंखों में, चूंकि आरव वास्तव में एक डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टरों के लिए रोगियों का इलाज करना और बचाना स्वाभाविक था और रोगियों के लिए चिकित्सा शुल्क का भुगतान करना। इसके अलावा एक वित्तीय प्रोत्साहन के साथ शायद आरव बचाव में और भी अधिक प्रयास करेगा। आरव ने सिर हिलाया। वह इन लोगों के लिए एक अजनबी था और चूंकि उन्होंने स्वेच्छा से चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने की पेशकश की, उसे इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था, खासकर जब वे बहुत धनी लग रहे थे। आरव ने काली छतरी को एक तरफ रख दिया और नीचे बैठ गया। उसने पारंपरिक पोशाक पहने बुजुर्ग की शर्ट खोली और अपने हाथों को पलटा। अचानक उसकी उंगलियों के बीच कई चांदी की सुइयां दिखाई दी। आप मेरे दादाजी में सुइयां क्यों चुभा रहे हैं? जब लड़की ने वे चांदी की सुइयां अपने दादाजी के दिल के पास चुभते हुए देखी तो उसने सोचा कि आरव उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसका चेहरा रंगहीन हो गया जैसे ही वह सदमे में चिल्लाए, छोटी सुंदरी, मैं अभी तुम्हारे दादाजी को बचा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे चिल्लाओगी और शोर मचाओगी तो तुम मुझे चौंका दोगी। अगर मैंने एक सुई गलत जगह लगा दी तो तुम्हारे दादाजी के जीवन को खतरा हो सकता है। तब मेरे पास रोते हुए मत आना। आरव ने आंख मारी, मुस्कुराते हुए 2 पोनीटेल वाली लड़की को छेड़ा। फिर मैं अब बात नहीं करूंगी। 2 पोनीटेल वाली लड़की इतनी डर गई कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया। एक और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। आरव खुद को एक झूठी मुस्कान देने से नहीं रोक सका। जैसे ही उसने चांदी की सुइयों के सिरों को पकड़ा, दक्षता से उठाया, चुभोया और घुमाया, उसकी हरकतें तेज और धीमी के बीच बदलती रहीं। 2 पोनीटेल वाली लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने अपने दादाजी के चेहरे को पलक झपकाए बिना देखा, चुपचाप उनके जल्दी उठने के लिए प्रार्थना कर रही थी। अरे छोटी सुंदरी, मैंने तुम्हारे दादाजी को पहले ही ठीक कर दिया है। क्या मैं प्रभावशाली हूँ या नहीं? 10 मिनट बाद आरव ने अपने माथे से बारीक पसीना पोंछा, राहत की सांस ली और सुइयों को हटाने के बाद उसने 2 पोनीटेल वाली लड़की को देखकर मुस्कुराया। तुम झूठ बोल रहे हो। अपने दादाजी को अप्रत्याशित देखकर लड़की के चेहरे पर तुरंत आंसू बह निकले जैसे ही वह रोई। मेरे दादाजी नहीं उठे हैं, तुमने उन्हें ठीक नहीं किया। जब मैं कहता हूँ कि वह ठीक हो गए हैं तो वह ठीक हो गए हैं। जैसे ही आरव बोला, उसने धीरे से पारंपरिक पोशाक पहने बुजुर्ग के सिर के ऊपर टैप किया। बुजुर्ग का शरीर कांपा और अचानक वह हिंसक रूप से खांसने लगा और फिर उसकी पलकें फड़की और खुल गईं। दादाजी, आप आखिरकार उठ गए। पारंपरिक पोशाक पहने बुजुर्ग को जागते हुए देखकर 2 पोनीटेल वाली लड़की खुशी से चिल्लाई। अपने चेहरे से आंसू पोंछने की परवाह किए बिना वह झुककर बुजुर्ग को धीरे से बैठने में मदद करने लगी। उसके आंसू हंसी में बदल गए जैसे ही उसने कहा, आपने बस हुआ को डरा दिया। अगर आपको कुछ हो जाता तो भविष्य में हुआ के साथ हर जगह खेलने के लिए कौन होता? खांसी। पारंपरिक पोशाक पहने बुजुर्ग ने फिर से खांसा। 2 पोनीटेल वाली लड़की को डरा दिया, जो उसे सांस लेने में मदद करने के लिए उसकी पीठ थपथपाती रही।
पारंपरिक पोशाक में बूढ़े आदमी ने खुद की जांच की और अब उसे अपने सीने के क्षेत्र में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका शरीर अन्यत्र भी अच्छी स्थिति में लग रहा था, इसलिए ये जानकर कि वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर है, वह अपने आप खड़ा हो गया। दादाजी, आप अभी अभी उठे हैं। आपको समझदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। 2 पोनीटेल वाली युवा लड़की पारंपरिक पोशाक में बुजुर्ग के पीछे चली गई, उसे सहारा देने के लिए एक हाथ दे रही थी। जैसे ही उसने उसे एक नाजुक आवाज में डांटा, हुआ, मैं वास्तव में ठीक हूँ। पारंपरिक पोशाक में बूढ़े आदमी ने कुछ गहरी सांसें लीं और फिर अपना हाथ हिलाया, 2 पोनीटेल वाली लड़की को इशारा करते हुए कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। चौकोर चेहरे वाला अंगरक्षक जिसने आरव से बुजुर्ग को बचाने के लिए कहा था, पास आया और हाल की घटनाओं को धीमी आवाज में समझाया। युवा डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारंपरिक पोशाक में बूढ़े आदमी ने अपनी नजर आरव की ओर घुमाई और कृतज्ञता से कहा, अगर आपके समय पर हस्तक्षेप के लिए नहीं होता तो मेरी यह पुरानी जान, मेरी पोती की जान और इन अंगरक्षकों की जान यहाँ जा सकती थी। आप हम सभी के लिए जीवनदाता हैं। क्या मैं युवा डॉक्टर का नाम पूछ सकता हूँ? आरव, मेरा नाम पूर्णांग है। पूर्णांग ने अपना हाथ बढ़ाया और आरव से हाथ मिलाया। अध्यक्ष महोदय, इस हमले की परिस्थितियाँ बहुत अजीब हैं। पूर्णांग के बगल में खड़े अंगरक्षक ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गहन स्वर में बोला, हमलावरों को स्पष्ट रूप से पता था कि हम यहाँ से गुजरेंगे और समय से पहले घात लगाए बैठे थे, जो इंगित करता है कि हमारे पास एक मुखबिर है। इसके अलावा हमलावरों की पहचान स्पष्ट रूप से सुप्रशिक्षित हथियारों की है। मुझे संदेह है, जब हम वापस जाएंगे तो इस मामले पर बात करेंगे। पूर्णांग ने अंगरक्षक को बाधित किया, उसकी नजर चारों ओर के क्षेत्र में घूम गई। पत्थर के पुल के ऊपर शव अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए थे और हर कार गोलियों के छेदों से छलनी थी, जो हाल की गोलीबारी की तीव्रता का प्रमाण था। वे हत्यारे दुर्जय थे, हमें इस बार गंभीर हताहतों का सामना करना पड़ा है। पारंपरिक पोशाक में बूढ़े आदमी ने अपने कुछ शेष अंगरक्षकों के दृश्य पर शोक व्यक्त किया। उसने दशकों से व्यावसायिक समुद्र में अनगिनत तूफानों का सामना किया था और कई हमलों का सामना किया था, लेकिन इस बार अंगरक्षकों का नुकसान सबसे गंभीर था। अगर आरव संयोग से पास से नहीं गुजरा होता और इस घटना में शामिल नहीं हुआ होता तो पूर्णांग और उनका समूह अपनी जान गंवा सकते थे। ये कहना कि आरव उनका जीवनदाता था कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। डॉक्टर आरव, हम आपके द्वारा दिखाए गए जीवन बचाने के इस उपकार को नहीं भूलेंगे। ये परामर्श शुल्क है और मेरी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। कृपया इसे स्वीकार करें, डॉक्टर आरव। पूर्णांग ने एक अंगरक्षक को अपनी चांदी की बुलेट प्रूफ लिमोजीन से एक चेकबुक लाने का निर्देश दिया, लापरवाही से एक चेक पर संख्याओं की एक स्ट्रिंग लिखी और फिर आरव को सौंप दी। ये चेक भारत में किसी भी बैंक में भुनाया जा सकता है। बेशक, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको एक और लिख सकता हूँ। मैंने आपके हृदय रोग को ठीक कर दिया। 10 मिलियन 1 करोड़ बस सही है। वृद्ध महाशय पूर्णांग, हम फिर मिलेंगे। आरव ने चेक पर नजर डाली, उसे जेब में रखा और फिर जाने के लिए मुड़ा। कृपया रुकिए, डॉक्टर आरव, पूर्णांग ने पुकारा। आरव को रुकते देखकर उसने जल्दी से कागज के एक टुकड़े पर एक मोबाइल नंबर लिखा और आरव के हाथ में खिसका दिया। डॉक्टर आरव, अगर आपको भविष्य में कभी मदद की जरूरत हो तो आप इस पर दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं और कोई आपकी सहायता के लिए आगे आएगा। ऐसा लगता है कि डॉक्टर आरव को जल्दी है। मेरे पास यहाँ भी काम है, इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। आरव ने सिर हिलाया। पूर्णांग ने उसके हाथों में जो कागज का टुकड़ा और चेक थमाया था उन्हें एक साथ रखा और 2 पोनीटेल वाली हुआ नाम की छोटी सुंदरी को चोरी छिपे उसे देखते हुए देखकर उसने उसे लहराया और एक मुस्कान के साथ कहा, छोटी सुंदरी, फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं बड़े भाई। हुआ मुस्कुराए और आरव को वापस लहराया। उसके दादाजी के खतरे से बाहर होने पर उसका मूड खुश हो गया था। आरव के जाने के लगभग 15 मिनट बाद पूर्णांग परिवार के बड़ी संख्या में अंगरक्षक कारों से घटनास्थल पर पहुंचे। 2 अस्पताल की एम्बुलेंस भी उसी समय पहुंची। जल्दी से आने वाले अंगरक्षक गोलीबारी के बाद के परिणामों से निपटने और घायलों का इलाज करने गए। 2 एम्बुलेंस से बाहर निकले चिकित्सा कर्मचारी घबराए हुए दिख रहे थे, अपने हाथों में स्ट्रेचर लेकर नीचे कूदे और जहां पूर्णांग थे वहां भागे। एक सफेद कोट में गंजे पुरुष डॉक्टर पूर्णांग को सुरक्षित देखकर पहले रुके, फिर राहत की सांस ली, अपने माथे से पसीने की बूंदों को पोंछते हुए और एक उलझन भरे चेहरे के साथ कहा, अध्यक्ष महोदय, आप क्या आप नहीं थे? मेरे मोटरकेड पर अभी बंदूकधारियों ने हमला किया था और वास्तव में मैं अपनी स्थिति से बेहोश हो गया था, लेकिन शुक्र है कि एक गुजरते हुए डॉक्टर ने मुझे पुनर्जीवित कर दिया। मुझे लगता है कि मैं स्थायी रूप से खतरे से बाहर हूँ, पूर्णांग ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। अध्यक्ष महोदय, आपके स्वास्थ्य के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि हमें अभी भी जल्द से जल्द गहन जाँच के लिए अस्पताल जाना चाहिए। गंजे पुरुष डॉक्टर ने सम्मानपूर्वक कहते हुए गहरा झुका। गंजा पुरुष डॉक्टर दिल्ली पूर्व अस्पताल का डीन था और पूर्व अस्पताल पूर्णांग समूह के तहत उद्योगों में से एक है, इसलिए गंजे डीन ने पूर्णांग के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। हाँ दादाजी, हमें जल्दी से अस्पताल चलना चाहिए।
हुआ ने भी उन्हें आग्रह किया, क्योंकि पूर्णांक का अचानक बेहोश हो जाना उसे काफी डर लगा चुका था, और यहाँ तक कि अब जब वह घटना को याद करती थी तो उसका छोटा सा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। पूर्णांक ने सिर हिलाया और अंगरक्षकों की एक मेजबानी की सुरक्षा के तहत जल्दी से घटनास्थल छोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठ गया। दिल्ली के पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित दिल्ली पूर्व अस्पताल दिल्ली के बड़े निजी स्वामित्व वाले अस्पतालों में से एक है और इसे 1 साल पहले भारत ग्रेड 3 क्लास ए अस्पताल नामित किया गया था, जो पूरे भारत और यहां तक कि विश्व चिकित्सा समुदाय में एक अच्छी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। कई लोग जानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अस्पताल पूर्णांक परिवार द्वारा भारत भर में फैले कई उद्योगों में से सिर्फ एक है। दिल्ली के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में पूर्णांक परिवार प्रसिद्ध है और वर्तमान परिवार प्रमुख पूर्णांक भारतीय व्यापार समुदाय में एक पौराणिक व्यक्ति हैं। ये पूर्णांक के नेतृत्व में है कि मूल रूप से अज्ञात पूर्णांक परिवार सिर्फ 30 वर्षों में अरबों रुपये की संपत्ति वाला एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सम्राट बन गया है, जो दिल्ली और भारत के व्यापार समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूर्णांक अस्पताल की स्थापना भी स्वयं पूर्णांक ने की थी और इसका नाम परिवार के उपनाम पर रखा गया था। दोपहर में लगभग 2 या 3 बजे दिल्ली पूर्व अस्पताल में एक इमारत के सम्मेलन कक्ष में अस्पताल के डीन महेंद्र सिंह, कई उपडीन, हृदय मस्तिष्कवाहिकीय रोगों के क्षेत्र में 3 आधिकारिक विशेषज्ञ और विभिन्न विभागों की वास्तविक शक्तियां सभी एक साथ एकत्र हुए। पूर्णांक परिवार के परिवार प्रमुख पूर्णांक और पूर्णांक परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ने पूरे सम्मेलन कक्ष को भर दिया। पूर्णांक इस वर्ष 78 वर्ष के थे और उन्होंने एक छत के नीचे 4 पीढ़ियों को देखने के लिए जीवित रहे थे। उपस्थित प्रत्यक्ष रिश्तेदारों में पूर्णांक के 2 भाइयों और 2 बहनों के अलावा साथ ही उनके बच्चे, पोते, बहुएं और पोतियों की पत्नियां समूह में दर्जनों की संख्या थी। और इन दर्जनों में पूर्णांक के अलावा सबसे आकर्षक उनकी पोतियां ऋषि पूर्णांक और रूहा पूर्णांक थी, जो पोते पोतियों के बीच बैठी थीं। ऋषि 70 वर्ष की उम्र में विदेश से लौटी थी ताकि अपने दादाजी को पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने में मदद कर सकें। वह शांतता, बुद्धि और सुंदरता का मिश्रण थी। बचपन से ही एक विशिष्ट तारांकन बाल प्रतिभा के रूप में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करती थी। उन्हें भारत की पहली प्रतिभाशाली व्यवसायिक के रूप में सराहा गया और दिल्ली की पहली सुंदरता के रूप में भी जाना जाता था। अपनी बहन रूहा पूर्णांक के विपरीत, जो विभिन्न केशविन्यास हेयर स्टाइल्स के साथ खेलना पसंद करती थी और गुलाबी पहनना पसंद करती थी, ऋषि पूर्णांक आमतौर पर साधारण काली शर्ट और पैंट पहनती थी, हमेशा अपने बाल पिन किए रखती थी, सादगी और दक्षता की एक छवि प्रस्तुत करती थी। जबकि उसकी बहन रूहा पूर्णांक मीठी और प्यारी थी, ऋषि पूर्णांक शांत और आरक्षित थी, अपनी मुस्कान में कम। वह पूरे साल एक पोकर चेहरा रखती थी, जिसे अक्सर उसकी बहन द्वारा रोबोट जैसा होने के लिए चिढ़ाया जाता था। दोनों बहनें उपस्थिति में एक समानता साझा करती थीं, लेकिन कपड़े, व्यक्तित्व और रुचियों में पूरी तरह से अलग थीं। हालांकि दोनों को पूर्णांक द्वारा प्यार किया जाता था। इस समय ऋषि पूर्णांक अपनी बहन के बगल में चुपचाप बैठी थी, एक शांत चेहरे के साथ जिसने उसके आंतरिक विचारों का कुछ भी खुलासा नहीं किया। उसके रेशमी साटन जैसे बाल उसके सिर के पीछे एक जूड़े में बंधे हुए थे और उसने उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े से बनी काली पोशाक पहनी थी, जिसने उसकी घुमावदार आकृति को पूरी तरह से उजागर किया था। फिर भी उसकी उदासीन अभिव्यक्ति और ठंडा व्यवहार लोगों को एक सम्मानजनक दूरी पर रखता था। रूहा पूर्णांक इस साल केवल 14 की थी। हालांकि उसके पास अपनी बहन जैसी शानदार प्रतिभा या लंबा और गर्वित आंकड़ा नहीं था, उसकी मनमोहक और आराध्य प्रकृति ने उसे परिवार में एक प्यारी राजकुमारी बना दिया, जिसमें हर कोई उसके साथ बातचीत और हंसी का आनंद लेता था। महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पूर्णांक अस्पताल के आधिकारिक विशेषज्ञ एक साथ झुंड में थे, एक फुसफुसाहट भरी चर्चा में लगे हुए थे। उनके सभी चेहरों पर अवर्णनीय अभिव्यक्तियां थीं। 1 घंटे पहले पूर्णांक एम्बुलेंस के बाद पूर्णांक अस्पताल पहुंचे थे और एक व्यापक परीक्षा से गुजरे थे, जो मुख्य रूप से उनके दिल पर केंद्रित थी। परीक्षा के परिणामों ने चिकित्सा विशेषज्ञों को, जो पूर्णांक की स्थिति से परिचित थे, पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया और अविश्वास में डाल दिया। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों से कुछ विवरण सुनने के बावजूद पूर्णांक अंतिम निर्णय का इंतजार करते हुए सहमत रहे। हालांकि रूहा पूर्णांक को स्थिति थकाऊ लगी, वह खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, महेंद्र अंकल, आप सब इतने गोपनीय रूप से क्या फुसफुसा रहे हैं? क्या मेरे दादाजी की जांच के परिणाम नहीं आए हैं? उनकी बीमारी में क्या गड़बड़ी है? अध्यक्ष महोदय, गणमान्य अतिथि, मेरे पास आपको यहाँ सबसे पहले बताने के लिए कुछ महान समाचार है। अस्पताल के निदेशक महेंद्र पहले के सदमे से अभी भी उबर रहे थे। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी जैसे ही उन्होंने कहा, हमारी सावधानीपूर्वक जांच के बाद हमने निष्कर्ष निकाला है कि अध्यक्ष महोदय का हृदय रोग ठीक हो गया है। कृपया स्पष्ट रूप से समझें, ये ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। महेंद्र अंकल, क्या ये सच है? रूहा पूर्णांक अचानक खड़ी हो गई, उसकी आंखें आशा और संदेह के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। घटनास्थल पर मौजूद पूर्णांक परिवार के अन्य प्रत्यक्ष वंशजों ने रूहा पूर्णांक जैसी ही अभिव्यक्ति साझा की, शायद ही विश्वास करने की हिम्मत की।
अस्पताल के निदेशक महेंद्र ने तारांकन सोलमली तारांकन रूप से घोषणा की, द्वितीय कुमारी, मैं ऐसी बात पर मजाक कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने अब हृदय रोग की परेशानी से खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। हालांकि क्या रूहा पूर्णांक तुरंत फिर से तनावग्रस्त हो गई और यहाँ तक कि पूर्णांक भी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। हालांकि अध्यक्ष महोदय का हृदय रोग ठीक हो गया है, हमने कुछ सकारात्मक बदलाव देखे हैं जो काफी आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय हैं। ये चिकित्सा सामान्य ज्ञान को धता बताता है। निदेशक महेंद्र ने अपने हाथ में कई नैदानिक पर्चियां उठाई और जारी रखा, ये अध्यक्ष महोदय के हृदय कार्य से संबंधित विभिन्न परीक्षण डेटा हैं। अगर मुझे इन डेटा को एक वाक्य में संक्षेप में बताना हो तो ये होगा, 70 वर्षीय के शरीर में 50 वर्षीय का दिल। निदेशक महेंद्र, क्या आपका मतलब है कि मेरे दादाजी की हृदय की स्थिति न केवल ठीक हो गई है बल्कि इसका कार्य भी एक 50 वर्षीय जैसा है। हालांकि रूहा पूर्णांक युवा थी, वह भी असाधारण रूप से तेज थी। एक पल के आश्चर्य के बाद उसने तुरंत निदेशक महेंद्र के आखिरी वाक्य के निहितार्थों को समझा। उसकी स्पष्ट आंखें विशिष्ट रूप से काली और सफेद उत्साह से चमक उठीं। हाँ, द्वितीय कुमारी, निदेशक महेंद्र ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया, अप्रतिबंधित उत्साह के साथ कहा, मैंने दशकों से चिकित्सा का अभ्यास किया है और मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है। ये बस एक चमत्कार है। दादाजी, क्या यह आरब नाम के उस बड़े भाई से संबंधित है? रूहा पूर्णांक ने अपना सिर मोड़कर अपने दादाजी पूर्णांक की ओर देखा, आरब के चेहरे को याद करते हुए जो मुस्कुराते हुए तेज धूप से चमकता हुआ लग रहा था। हुआ, हम दोनों दादा और पोती दूरदर्शी रहे हैं। असंख्य अशांत स्थितियों का सामना करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद पूर्णांक खुद को अत्यधिक उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सके, ये जानकर कि उनका हृदय रोग न केवल ठीक हो गया था बल्कि उन्होंने अपने 50 के दशक के हृदय स्वास्थ्य को भी वापस पा लिया था। जब उस डॉक्टर आरब ने मेरे 10 मिलियन का चेक स्वीकार किया तो उसने कहा कि उसने मेरे हृदय रोग को ठीक कर दिया है और वह 10 मिलियन अच्छी तरह से योग्य था। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि डॉक्टर आरब सच कह रहे थे। पूर्णांक धीरे से खड़े हुए, एक लंबी सांस ली और कहा, 10 मिलियन एक जीवन के बदले में मुझे एक महान सौदा मिला है। डॉक्टर आरब का चिकित्सा कौशल इतना असाधारण है, उन्हें एक दिव्य डॉक्टर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या उस बड़े भाई का चिकित्सा कौशल प्रधानमंत्री के बगल में 4 राष्ट्रीय डॉक्टरों से भी बेहतर है? रूहा पूर्णांक ने अपना सिर झुकाया और पूछा। उसे याद था कि जब उसके दादाजी ने वर्षों पहले अपने हृदय की स्थिति का इलाज करने के लिए एक राष्ट्रीय डॉक्टर को आमंत्रित किया था तो उस डॉक्टर के पास भी ज्यादा कोई जवाब नहीं था, केवल पर्याप्त आराम करने, उचित व्यायाम करने और उत्तेजना से बचने जैसे सुझाव दिए थे। अगर राष्ट्रीय डॉक्टर एक ऐसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते थे जिसे मुस्कुराते हुए बड़े भाई ने ठीक कर दिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि राष्ट्रीय डॉक्टर उनसे कम अच्छे थे? अपनी पोती के सवाल के जवाब में पूर्णांक अनिश्चित रहे। वास्तव में पूर्णांक को हमेशा 4 राष्ट्रीय डॉक्टरों पर अत्यधिक विश्वास था, उनके चिकित्सा विशेषज्ञता को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मानते हुए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उन्हें उच्च सम्मान में रखते थे। ये बस इतना था कि उनकी हृदय की स्थिति कुछ असामान्य थी और सर्जरी भी इसे ठीक नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हर दिन जैसे आता था वैसे ही जीते थे। इस वजह से पूर्णांक ने अपनी वसीयत और परलोक के लिए अपने मामलों को भी तैयार कर लिया था। इस डर से कि वह एक दिन अचानक इस दुनिया से चले जाएंगे, पूर्णांक परिवार को अप्रस्तुत और अव्यवस्थित छोड़ देंगे। छोटी ली, तुम्हें अभी भी डॉक्टर आरव कैसा दिखता है, याद होगा, है ना? पूर्णांक अचानक मुड़े और अपने पीछे खड़े एक अंगरक्षक से धीमी आवाज में पूछा। अंगरक्षक को सिर हिलाते हुए देखकर पूर्णांक ने जारी रखा, डॉक्टर आरव को दिल्ली शहर में होना चाहिए। कुछ लोगों को अपने साथ ले जाओ और उसे खोजने की कोशिश करो। अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो कहो कि पूर्णांक उन्हें मेरे घर अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठीक से धन्यवाद दे सकें। दादाजी, क्या आपने उन्हें पहले ही 10 मिलियन का निदान शुल्क नहीं दिया है? रूहा पूर्णांक की राय में ये सराहनीय था कि आरब ने उनके दादाजी के हृदय रोग को ठीक कर दिया था, लेकिन उनके दादाजी ने भी उन्हें एक उदार शुल्क दिया था। दोनों बराबर थे। आरव के सामने खड़ी लड़की की आंखों को हल्के से स्मोकी मेकअप से सजाया गया था और उसके गालों पर ब्लश का एक स्पर्श था जो मासूमियत और सादगी के साथ मनमोहक कामुकता का संकेत दे रहा था। उसने मध्य विद्यालय की छात्राओं की एक ग्रीष्मकालीन स्कूल वर्दी पहन रखी थी, एक सफेद छोटी आस्तीन वाली कमीज जिसके साथ काले और लाल चेक वाली घुटनों तक की स्कर्ट थी। उसकी सीधी और पतली पिंडलियां खुली थीं, चकाचौंध भरी सफेद, और उसने अपने पैरों में एक जोड़ी काले सैंडल पहने थे। उसकी पीठ पर एक बैग लटका हुआ था। यह अब जुलाई की शुरुआत थी और पूरे भारत में स्कूलों में पहले ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। लड़की की दिखावट से अंदाजा लगाते हुए वह शायद एक ट्यूशन क्लास के रास्ते में थी। अगर वह स्कूल जा रही होती तो स्कूल छात्रों को मेकअप पहनने की अनुमति नहीं देता। लड़की की आंखों और होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, ये सुझाव देते हुए कि वह शायद कोई ऐसी थी जो स्वतंत्र थी और उसमें एक विद्रोही प्रवृत्ति थी।
मैं एक जगह किराए पर लेने की तलाश में हूँ। आरव ने अपने सामने की लड़की को देखा और मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम मुझे एक घर दिखाने की पेशकश कर रही हो? हमारे घर में कई खाली कमरे हैं, वे थोड़े महंगे हैं, लेकिन हम घर के अंदर और बाहर सब कुछ साफ सुथरा रखते हैं, दूसरों की अव्यवस्था के विपरीत आपकी संतुष्टि की गारंटी देते हैं। तो तुम क्या कहते हो हैंडसम, आकर देखना चाहोगे? लड़की ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस किया और आरव को एक समझदार और अनुभवी हवा के साथ ऊपर से नीचे तक आंका। ठीक है, रास्ता दिखाओ कृपया। आरव ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और लड़की के पीछे पीछे गांव के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित एक आंगन निवास तक गया। लड़की तेज और तत्काल चली, एक लड़की की तरह ऊर्जावान चाल के साथ, जो उसकी नाजुक और सुंदर उपस्थिति के विपरीत थी। एक मनमोहक आकृति और हल्के कदमों के साथ लड़की की चाल में सुंदरता झलकती थी, चाहे वह तेजी से चलती हो या धीरे, एक सुखद दृश्य प्रदान करती थी। पीछे से आरव ने लड़की की फुर्तीली और सुंदर आकृति की प्रशंसा की और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गांव और लड़की दोनों एक चित्र के दृश्य थे। 4 से 5 मिनट चलने के बाद उन्होंने एक बड़ा लाल रंग का लाह वाला दरवाजा खोला और लड़की के घर में प्रवेश किया। उसके परिवार का निवास भी एक आंगन निवास था, जो आरव ने पहले देखे गए कुछ अन्य घरों से बड़ा था। आंगन के केंद्र में 2 मजबूत बरगद के पेड़ उगाए, जिनकी अंगूर की लताओं को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की दीवारों के खिलाफ बनाया गया था, जो पहले से ही अंगूरों से लदी थीं। लताओं के नीचे पत्थर के स्टूल और एक पत्थर की मेज थी। झुलसाने वाले गर्मियों के दिनों में अंगूर की लताओं की टिमटिमाती रोशनी के नीचे आराम करना वास्तव में एक आकर्षक विकल्प था। आंगन के उत्तर की ओर 3 टाइलों वाले घर थे, जहां मकान मालिक स्पष्ट रूप से रहता था। हालांकि घर पुराने थे, लेकिन वे अच्छी तरह से रखे गए थे और नियमित रूप से रखरखाव किए गए थे। इन टाइलों वाले घरों के पूर्व में रसोई और भंडार कक्ष स्थित था, जबकि पश्चिम में 3 जुड़े हुए बंगले थे, जो शायद किराए के लिए उपलब्ध थे। आंगन के दक्षिणी तरफ प्रवेश द्वार के पास के 2 छोरों पर 2 छोटे सब्जी के खेत थे, जिनमें मौसमी साग उग रहा था। लड़की के घर का लेआउट आरव को मध्य प्रदेश में अपने खुद के घर की याद दिलाता था, और आंगन में प्रवेश करने पर उसने तुरंत वहां रहने का फैसला किया, यहाँ तक कि कमरे देखे बिना भी। हैंडसम, यहाँ एक पल इंतजार करो, मैं चाबियां लेने जाती हूँ। तुम इस बीच जांच कर सकते हो कि क्या कमरा तुम्हारी पसंद का है। ये कहते हुए लड़की टाइलों वाले घरों के पूर्वी छोर पर कमरे में दौड़ गई और चाबियों का एक सेट लेकर लौटी। ये तीनों कमरे उपलब्ध हैं, देखो और देखो कि तुम कौन सा पसंद करते हो। अगर तुम संतुष्ट हो तो हम किराए पर चर्चा कर सकते हैं। देखने की जरूरत नहीं है, मैं तीनों कमरे ले लूंगा। मैं उन्हें पहले 1 साल के लिए किराए पर लूंगा। मुझे बताओ कि यह कितना है, आरव ने मुस्कान के साथ कहा। तीनों किराए पर ले रहे हो? लड़की रुकी, फिर पूछा, तुम अकेले नहीं हो? नहीं, बस मैं अकेला। तुम अपने लिए बस 3 कमरे किराए पर ले रहे हो? क्या तुम वास्तव में उन सब का उपयोग कर सकते हो? मुझे शांति पसंद है। अगर मैं तीनों कमरे किराए पर ले लेता हूँ तो तुम्हें किसी और को किराए पर देने की जरूरत नहीं होगी। क्या ये ठीक नहीं है? ये ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे कमरे दूसरों की तुलना में थोड़े अधिक महंगे हैं। एक कीमत होनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों न हो, है ना? ओह, 1 साल के लिए प्रत्येक कमरे का किराया 5000 है, इसलिए 3 कमरे किराए पर लेने पर 15000 लगेंगे। साथ ही उपयोगिता बिल और इस तरह के तुम्हारे ऊपर हैं। सौदा पक्का। आरव ने सोचा था कि तीनों कमरे बहुत महंगे होंगे। 1 साल के 15000 वास्तव में अन्य जगहों पर किराए से बहुत अधिक था, लेकिन पहाड़ों और पानी के किनारे इतने सुंदर वातावरण में रहने के लिए आरव को लगा जैसे उसे एक महान सौदा मिल गया है। दिल्ली के रास्ते में खर्च को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आरव हमेशा अपने साथ कुछ लाख नकद रखता था। युवती के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद आरव ने तुरंत अपने बैग से 15000 निकाले, उसे सौंप दिया और किराए के अनुबंध पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया, जो पहले तैयार किया गया था। और इस तरह आरव आधिकारिक तौर पर इस आंगन घर का किराएदार बन गया, और इससे भी अधिक एकमात्र किराएदार। लड़की ने सावधानी से पैसे गिने ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही था, और फिर तीनों कमरों की चाबियां आरव को सौंप दी, इससे पहले कि वह खुशी से पूर्व की ओर टाइलों वाली छत के कमरे में प्रवेश करे। उत्कृष्ट सुनवाई से धन्य आरव ने लड़की को कमरे में एक महिला से बात करते हुए सुना। महिला लगभग 40 के दशक में लग रही थी, एक कमजोर आवाज के साथ, जैसे कि वह बीमारी से दबी हुई थी। आरव को दूसरों की गोपनीयता पर छिपकर सुनने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने तीनों चाबियां ली और पश्चिम की ओर 3 कमरों के दरवाजे खोले। अंदर देखते हुए उसने देखा कि प्रत्येक कमरा बहुत साफ था। खिड़कियां चमक रही थीं और धूल का एक धब्बा भी नहीं था। आरव बहुत संतुष्ट था। कमरे अच्छी तरह से सुसज्जित थे और उनमें कुछ साधारण फर्नीचर था। आरव को बस आराम से रहने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं खरीदने की जरूरत थी। जहां तक भोजन की बात है, आरव ने धोने और सफाई की परेशानी से बचने और स्वाद को अक्सर बदलने के लिए तीनों समय का भोजन बाहर खाने का इरादा किया, जिससे दिल्ली शहर के सभी विभिन्न व्यंजनों को आजमाया जा सके।
कमरे में कुछ देर बैठने के बाद सूरज डूबने लगा और यह गोधूली के करीब था। आरव रात के खाने के लिए बाहर जाने और वापस रास्ते में कुछ चीजें खरीदने की तैयारी कर रहा था और फिर एक गर्म स्नान करके बिस्तर पर बैठकर अपनी कसरत करने और इन पिछले कुछ दिनों की यात्रा की थकान को दूर करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही वह जाने के लिए दरवाजा बंद करने वाला था, उसने देखा कि आंगन का लाल रंग का लाह वाला दरवाजा धक्का दिया जा रहा है और लंबे बाल और एक पूरी दाढ़ी वाला एक आदमी अंदर चला आया। दाढ़ी वाला आदमी अपने 40 के दशक की शुरुआत में था, लगभग 1 मीटर 75 लंबा, थोड़ा मोटा, ताजा, झाड़ीदार भौहों और बड़ी आंखों के साथ, एक सीधी नाक और कुछ हद तक पहना हुआ ग्रे लिनन कपड़ों का एक सेट पहने हुए था। अगर दाढ़ी वाले आदमी की त्वचा इतनी गहरी नहीं होती, अगर उसके बाएं गाल पर 1 इंच लंबा घाव नहीं होता, अगर उसके लंबे बाल छोटे कटे होते, अगर वह अपनी पूरी दाढ़ी मढ़वा सकता, तो वह निस्संदेह एक बहुत सुंदर आदमी होता। दाढ़ी वाला आदमी आंगन में प्रवेश किया और आरव को देखकर एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने आरव को करीब से आंका। दाढ़ी वाले आदमी पर सिर्फ एक नजर के साथ आरव ने एक खतरनाक आभा महसूस की। यह उससे भी मजबूत एक मार्शल आर्टिस्ट था। जिस क्षण आरव ने दाढ़ी वाले आदमी को देखा, उसने ये निर्णय लिया, इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्टों के क्षेत्रों के आधार पर अगर आरव एक मध्यम रैंक का गहन स्तर प्रोफाउंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, तो ये दाढ़ी वाला आदमी बहुत संभव है कि एक उच्च रैंक का गहन स्तर का मार्शल आर्टिस्ट हो। ये पहली बार था जब आरव ने इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म के बाद से खुद से अधिक ताकत वाले किसी व्यक्ति का सामना किया था। अब जब आरव ने अपने मकान मालिक में एक रहस्यमय और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट को पहचान लिया है, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आरव इस नई और खतरनाक स्थिति के बावजूद कैसे अपनी साधना जारी रखता है? आरव और उसके मकान मालिक के बीच तनाव और गोपनीयता, मीनू किराएदार की बेटी और आरव के बीच बातचीत और दोस्ती कैसे विकसित होती है, मीनू की विद्रोही भावना और आरव की प्रतिक्रिया। हालांकि आरव स्वयं एक मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी वह बलशाली दाढ़ी वाले व्यक्ति द्वारा पहचाने जाने के बारे में चिंतित नहीं था। सामान्य ज्ञान के अनुसार मार्शल आर्टिस्टों के बीच कमजोर के पास मजबूत के सामने अपनी ताकत छिपाने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन आरव एक असाधारण मार्शल आर्टिस्ट था। वह साधना तकनीक जिसका उसने अभ्यास किया था, वह खेती की दुनिया कल्टिवेशन वर्ल्ड से आई थी, जिसमें वह अपनी आत्मा पारगमन सोल ट्रांसमाइग्रेशन से पहले रहता था। यह इस दुनिया में अन्य मार्शल आर्टिस्टों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले किसी भी खेती विधि से कहीं बेहतर थी। जब तक वह जानबूझकर इसे प्रकट नहीं करता, कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। आरव दाढ़ी वाले व्यक्ति पर खून की एक भारी गंध सूंघ सकता था, जो मानव रक्त नहीं बल्कि कुछ जानवरों का था। इससे आरव ने अनुमान लगाया कि दाढ़ी वाला व्यक्ति शायद सुअर और भेड़ जैसे जानवरों के वध स्लॉटरिंग में काम करता था। मीनू, बाहर आओ। आरव को एक पल के लिए ध्यान से देखने और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का है, दाढ़ी वाले व्यक्ति के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे ही वह आंगन में खड़ा हुआ और जोर से बुलाया, पिताजी, आप वापस आ गए। दाढ़ी वाले व्यक्ति की आवाज सुनकर माध्यमिक विद्यालय की वर्दी पहने हुए लड़की घर से बाहर भागी, मुस्कुराते हुए, और दाढ़ी वाले व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। आप आज अच्छी भावना में दिखते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान भी है। पिताजी, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपने आज सामान्य से अधिक पैसे कमाए, क्या मैं सही हूँ? मीनू के पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उसे देखकर उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उन्होंने लड़की के सिर को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। आज व्यवसाय अच्छा था, अधिकांश सुअर का मांस, गाय का मांस और भेड़ का मांस बिक गया। हाँ, जब व्यवसाय अच्छा होता है तो मैं अधिक पैसे कमाता हूँ, और जब मैं अधिक पैसे कमाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, और निश्चित रूप से जब मैं खुश होता हूँ तो मैं मुस्कुराता हूँ। मीनू, क्या तुमने आज अपनी ट्यूशन क्लास में ध्यान दिया? जरूर, मैं वास्तव में केंद्रित थी। मीनू नाम की लड़की ने ईमानदारी से आश्वासन दिया, लेकिन जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहीं, जिसमें चालाकी का एक संकेत था, जाहिर तौर पर झूठ बोल रही थी। मीनू के पिता ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, मैं बस एक सुअर का कसाई हूँ जिसकी ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। तुम्हारी माँ बीमार है और पैसे नहीं कमा सकती, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, और जब तुम बड़ी हो जाओ तो अधिक पैसे कमाओ। जब तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो जाएंगे तो तुम्हें परिवार का समर्थन करना होगा। हालांकि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने से जरूरी नहीं कि एक अच्छा भविष्य मिले। मीनू ने मुंह फुलाया, तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोली, हमारी कक्षा में हान शाओमेई पिछले साल स्कूल छोड़ गई ताकि अपने माता पिता को कपड़े बेचने में मदद कर सके, और उसने बहुत पैसे कमाए। अब उसके पास अपनी खुद की कार भी है। तो क्या तुम भी स्कूल छोड़कर मुझे सुअर काटने में मदद करना चाहती हो? मीनू के पिता अप्रसन्न थे। अपनी बेटी को घूरते हुए और डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। आरव को अभी भी यार्ड में खड़े होकर मुस्कान के साथ देखते हुए देखकर मीनू को शर्मिंदगी और हताशा महसूस हुई। उसने अपना पैर थपथपाया और कहा, पिताजी, मैं पहले से ही एक बड़ी लड़की हूँ और आप अभी भी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी देते रहते हैं।
आपके लिए पैसे न कमाना शर्मनाक नहीं है, लेकिन मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर तुम्हें पता है कि यह शर्मनाक है तो मेरे लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो। अगर तुम अच्छा करती हो तो तुम्हें तुम्हारे पिता द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम एक थप्पड़ का इंतजार कर रही होगी। मीनू के पिता दिल खोलकर हंसे। पिताजी, हमारा घर किराए पर दे दिया गया है। मीनू को पढ़ाई से नफरत थी और उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वह है, उन्होंने अकेले ही 3 कमरे किराए पर ले लिए हैं। उन्होंने 1 साल का किराया दिया है और मैंने उसे माँ को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया है। मीनू के पिता ने आरव को बुलाया और एक बार जब आरव पास आया तो उन्होंने मुस्कान के साथ पूछा, युवा, तुम्हारा अंतिम नाम क्या है? नमस्ते चाचा, मैं आरव मेहता हूँ। ओह आरव मेहता, क्या तुम दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो या तुम यहाँ काम कर रहे हो? मैं मध्य प्रदेश चिकित्सा महाविद्यालय में एक छात्र हूँ जो दिल्ली अस्पताल में 1 साल की इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ। खैर, दिल्ली अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है और डॉक्टर होना एक अच्छा पेशा है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। युवा, कड़ी मेहनत करो और भविष्य में तुम अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए बहुत पैसे कमाओगे। मेरी बेटी की तरह मत बनो। अपनी पढ़ाई में आधा अधूरा, बिना किसी कारण के घर पर शिक्षक को बुलाना और गर्मी की कक्षाओं पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये भी सुनिश्चित नहीं है कि यह उपयोगी है। ओह मीनू, मुझे चुटकी मारना बंद करो। किसने कहा आपको मेरी बुराई करने के लिए? मीनू ने हाथ बढ़ाया और अपने पिता की कमर को चुटकी मारी, फिर छलांग लगाई और उन्हें चिढ़ाया। आह, मेरी बेटी छोटी उम्र से ही विद्रोही रही है। अगर मैं उसे पूर्व जाने के लिए कहता हूँ तो वह पश्चिम जाती है। उसे नियंत्रित करना असंभव है। मुझे ऐसी शरारती लड़की कैसे मिली? मीनू के पिता ने परेशानी में अपना माथा रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत निराश थे। चाचा, मुझे लगता है कि मीनू ने जो कहा वह समझदारी है। मेहनती अध्ययन आवश्यक रूप से सफलता की गारंटी नहीं देता। मैं कुछ विश्वविद्यालय स्नातकों को जानता हूं जो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ जिन्होंने केवल प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय खत्म किया है वे काफी अच्छा कर रहे हैं। अंत में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि भविष्य क्या होगा। ये सब संयोग और अवसर पर निर्भर करता है। मेरे विचार से जब तक एक लड़की बुरे प्रभावों का पालन नहीं करती और भ्रष्ट नहीं होती, उसे अपनी पसंद बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। पिताजी, क्या आपने सुना? आरव चिकित्सा महाविद्यालय से एक उत्कृष्ट छात्र है और वह भी कहता है कि पढ़ाई बेकार है। आपको मेरे साथ इतना सख्त क्यों होना है? मैं अब उस ट्यूशन क्लास में नहीं जा सकती। पढ़ना बहुत परेशान करने वाला है। आरव की बातों को सुनकर मीनू को ऐसा लगा जैसे उसे एक समान विचारधारा वाला साथी मिल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीनू के पिता ने धमकी भरे रूप के साथ घूरा। हमने तुम्हें एक ट्यूशन क्लास में नामांकित करने के लिए 2000 रुपये खर्च किए। तुम्हें लगता है कि तुम बस न कह सकती हो और नहीं जा सकती? वह पैसा बर्बाद हो जाएगा। कहो कि तुम फिर से नहीं जाओगी, मुझे आजमाओ। इसके साथ उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली, जैसे कि हमला करने के लिए तैयार हों। मीनू एक चीख निकाली और कमरे में दौड़ गई। जब वह वापस बाहर आई तो वह एक पहिएदार कुर्सी को धकेल रही थी जिसमें एक मध्यम आयु वर्ग की महिला बैठी थी जो मीनू के पिता के समान उम्र की दिख रही थी। आरव जानता था कि यह महिला मीनू की मां होनी चाहिए, जो अभी अभी कमरे के अंदर मीनू के साथ बात कर रही थी। मीनू की मां कमजोर और पीली लग रही थी, एक रंग के साथ जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर धूल की एक परत हो। ये दिल्ली में उन दिनों में आकाश के रंग के समान था जब हवा की गुणवत्ता खराब होती थी। मां, पिताजी मुझे मारने जा रहे हैं, आपको मेरा पक्ष लेना होगा। मीनू ने हस्तक्षेप करने के लिए अपनी मां को कमरे से बाहर पहिएदार कुर्सी पर धकेला। यह मीनू की मां है। वह अस्वस्थ है और आसानी से चल नहीं सकती। मीनू के पिता ने आरव को अपनी पत्नी को देखते हुए देखा और अपनी बेटी को फटकारने की इच्छा खो दी। उन्होंने आह भरी और मुस्कान उनके चेहरे से फीकी पड़ गई। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नमस्ते। मीनू की मां आरव पर कमजोर ढंग से मुस्कुराए। आरव ने मीनू की मां के चेहरे पर एक नजर डाली और तुरंत जान गया कि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। उनकी मां को कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें नरभक्षी फूल, मैन ईटिंग फ्लावर नामक किसी चीज से जहर दिया गया था। इस प्रकार का जहर कुछ ऐसा था जिसका आरव को अपने पिछले जीवन में खेती की दुनिया में सामना हुआ था, जो नरभक्षी फूल नामक एक फूल के पराग से बना था जिसे कई अन्य विषैले पदार्थों के साथ मिलाया गया था। नरभक्षी फूल जहर विशेष रूप से मजबूत नहीं था। यह उस प्रकार का नहीं था जो अंतर्ग्रहण इंजेक्शन के तुरंत बाद किसी को मार देता है, बल्कि इसमें एक धीमा और स्थायी विषाक्तता थी। एक बार नरभक्षी फूल जहर से पीड़ित होने पर जहर धीरे धीरे आंतरिक अंगों, हड्डियों और रक्त प्रवाह में रिसता जाएगा। धीरे धीरे एक व्यक्ति की जीवन शक्ति को खा जाएगा जब तक कि वे अंततः मर न जाएं, जिसमें महीने या यहाँ तक कि वर्ष भी लग सकते हैं। आरव ने लापरवाही से पूछा। अब 1 दशक से अधिक हो गया है। आरव, तुमने अभी तक खरीदारी पूरी नहीं की है ना? तुम मीनू को पास के डिपार्टमेंट स्टोर में तुम्हारे साथ घूमने क्यों नहीं देते?
मीनू के पिता अजनबियों के साथ अपनी पत्नी की बीमारी पर चर्चा करने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहे थे और मुस्कुराते हुए बातचीत को दूर कर दिया। 10 साल से अधिक समय तक नरभक्षी फूल जहर के साथ जीवित रहना इंगित करता है कि जहर के प्रसार को दबाने वाली कुछ विशेष दवा होनी चाहिए। हालांकि जबकि यह तरीका एक रोगी के जीवन को बढ़ा सकता है, ये केवल लक्षणों का इलाज करता है, मूल कारण का नहीं, और भविष्य में इसका प्रतिक्रिया बैकलैश गंभीर होगा। एक बार जब शरीर के भीतर विषाक्तता एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाती है तो यह अचानक भड़क उठेगी। उस समय जहरीले व्यक्ति की त्वचा काली पड़ जाती है, काला रक्त सभी 7 छिद्रों 7 ओरिफिसेस से बहता है और वे अत्यधिक पीड़ा में मर जाते हैं। मृत्यु भयावह रूप से दुखद होती है। संभवतः मीनू के माता पिता को अभी तक जहर का कोई इलाज नहीं मिला है और वे केवल इसे दबाने के लिए कुछ दवाओं पर निर्भर हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन लटके रहते हैं। ये देखकर कि मीनू के पिता विस्तार से नहीं बताना चाहते थे, आरव ने और दबाव नहीं डाला। परिवार के साथ इस और उसके बारे में बातचीत करने के बाद वह खरीदारी करने के लिए पास के डिपार्टमेंट स्टोर में मीनू के पीछे चला गया। डिपार्टमेंट स्टोर के रास्ते में आरव ने मीनू के माध्यम से जाना कि उनका पारिवारिक नाम कश्यप था, जिसमें पिता का नाम सौरभ कश्यप और मां का नाम कविता कश्यप था। किसी कारण से आरव को हमेशा एक अंतर्ज्ञान था कि सौरभ कश्यप और कविता कश्यप, इस दंपति में रहस्य की भावना झलकती थी। सौरभ कश्यप का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आरव से भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं। और हालांकि कविता कश्यप एक अजीब जहर से पीड़ित हैं, कमजोर और दुर्बल हैं, आरव को यकीन था कि अगर जहर नहीं होता तो वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट होती, जिसकी ताकत उनके पति से कम नहीं होती। आरव ने अनुमान लगाया कि कश्यप परिवार यहाँ एकांत में रह रहा होगा और वे कई सालों से यहाँ रह रहे होंगे, पूरी तरह से इस जगह के जीवन में एकीकृत हो गए होंगे। मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर 2 कारणों से एकांत में रहते हैं, एक है जीवंत और हलचल भरे जीवन के आदी होने के बाद शांति खोजना, दूसरा है दुश्मनों से बचना। कश्यप परिवार के मामले में बाद की संभावना अधिक लगती है। आरव को यह भी संदेह था कि कश्यप परिवार मूल रूप से कश्यप उपनाम नहीं रखता होगा और यह काफी संभव है कि यहाँ एकांत में रहने के बाद उन्हें किसी ने अपना नाम बदलने और नई पहचान के तहत जीना जारी रखने में मदद की हो। तार्किक रूप से एक एकांतवासी मार्शल आर्टिस्ट को शांति पसंद करनी चाहिए और आसानी से अपना घर किराए पर नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आरव ने कविता कश्यप को देखा तो वह कुछ कारणों को समझा। अजीब जहर से पीड़ित कविता कश्यप को विषाक्तता को दबाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की आवश्यकता थी और वे जड़ी बूटियां निश्चित रूप से सस्ती नहीं थीं। इन वर्षों में इसने कश्यप परिवार के वित्त को निकाल दिया, जिससे कुछ आय के लिए कमरे किराए पर देना आवश्यक हो गया। सौरभ कश्यप एक मास्टर थे और उनके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन अगर परिवार दुश्मनों से छिपा हुआ था तो वे खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं करेंगे और न ही ध्यान आकर्षित करेंगे। मीनू दिल्ली नंबर 16 माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी। गर्मी की छुट्टियों के बाद वह 12वीं कक्षा में चली जाएगी। हालांकि आरव ने उससे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उसे पहले ही उसके चरित्र की स्पष्ट समझ हो गई थी। मीनू एक स्वतंत्र और विद्रोही लड़की थी, भावना में उदार और अत्यधिक सिद्धांतवादी। कहा जाता था कि स्कूल में कई छात्र उसे पसंद करते थे, लेकिन ऐसे भी कम नहीं थे जिनके उसके साथ संघर्ष थे। मीनू अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पसंद करती थी। जब भी वह किसी को स्कूल में धमकाते हुए देखती थी तो वह हस्तक्षेप करती थी। तथ्य यह है कि उसने बचपन से ही अपने पिता से कुछ आत्मरक्षा कौशल सीखे थे, जिससे वह लड़ाई में भयंकर थी और यहाँ तक कि लड़के भी उससे डरते थे, जिससे उसे कैंपस डायन, कैंपस विच का उपनाम मिला। दिल्ली नंबर 16 माध्यमिक विद्यालय में हालांकि मीनू को धनी नहीं माना जा सकता था, जब दिखावट की बात आती थी तो वह निस्संदेह पहली थी। उसे किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं थी, एक सादा चेहरा अन्य सजी धजी लड़कियों को चमकाने के लिए पर्याप्त था। बेशक अगर उसने कुछ हल्का मेकअप किया, जैसे कि सूक्ष्म स्मोकी आंखें और आज पहना हुआ ब्लश का एक संकेत, तो वह सांस लेने वाली थी। स्कूल में दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की को मीलों तक छाया देने में सक्षम थी। लेकिन मीनू की सुंदरता के बावजूद कोई भी लड़का उसे दूसरी नजर देने की हिम्मत नहीं करता था, उसे लुभाने की तो बात ही छोड़ दें। क्योंकि मीनू का स्वभाव अस्थिर था, अधिकांश की तरह मौखिक विवाद में उलझने के बजाय वह अपने हाथों और पैरों से सीधी थी। कहा जाता था कि एक लड़के ने उसे कुछ अतिरिक्त नजरें देने और उस पर सीटी बजाने के बाद उसके द्वारा एक सुअसिर राज्य में पीटा गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके अपने माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाए, इसलिए यह कांटेदार फूल लड़कों द्वारा अछूता छोड़ दिया गया था, जो डरते थे कि सिर्फ एक लापरवाह स्पर्श उन्हें खूनी कर देगा। रास्ते में आरव ने मीनू के साथ कुछ हानिरहित मजाक किए और उसने उसे कई बार घूरकर जवाब दिया, उसे पीटने की धमकी दी। अगर यह एक लड़का होता जो मीनू के व्यक्तित्व को जानता था तो वह उसकी धमकियों पर डर से पीला पड़ गया होता, लेकिन आरव बस हंसा। हालांकि लड़की ने अपने माता पिता से कुछ कौशल सीखे थे, उसके चीसागर चीसी में कोई सच्चा युआन ट्रू युआन नहीं था, जिसका मतलब था कि वह किसी भी महत्वपूर्ण स्तर की महारत तक नहीं पहुंची थी और उसे एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं माना जा सकता था। आरव उसे सिर्फ एक उंगली से दबा सकता था।
डिपार्टमेंट स्टोर में बड़े रेफ्रिजरेटरों और टेलीविजन से लेकर टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी सबसे छोटी चीजों तक सब कुछ था जिसमें जीवन की सभी आवश्यकताएं शामिल थीं। मीनू के साथ आरव ने बाजार के चारों ओर घूमकर और कुछ शौचालय और बिस्तर खरीदे। जब तक उन्होंने खरीदारी पूरी की तब तक शाम हो चुकी थी। आरव ने कई बड़े और छोटे बैग उठाए, जबकि मीनू ने भी उसे एक जोड़ी ले जाने में मदद की। साथ में वे डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकल पड़े। तुम इतनी देर तक मेरे साथ रही हो, तुम थक गई होगी और भूखी होगी, है ना? अपना आभार दिखाने के लिए मुझे तुम्हें रात के खाने के लिए उपचार करने दो। डिपार्टमेंट स्टोर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर और एक नूडल शॉप से आती सुगंध को सूंघकर आरव ने मीनू को मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? मुझे इसे उधार लेने दो। मुझे पिताजी को फोन करना है और उन्हें बताना है कि तुम मुझे रात के खाने के लिए उपचार कर रहे हो। मीनू सीधी थी और दोस्त बनाना पसंद करती थी। वह आरव के साथ चली थी और बात की थी और उसे एक काफी अच्छा बातचीत करता पाया था। जब आरव ने उसे रात के खाने के लिए उपचार करने की पेशकश की तो उसने संकोच नहीं किया। आरव ने अपना दायां हाथ खाली किया और अपना फोन मीनू को सौंप दिया। वाह, एक एप्पल फोन। तुम्हारा परिवार क्या करता है आरव? तुम काफी अमीर लगते हो। मीनू ने आरव का फोन लिया, पहले घर पर अपने पिता को एक कॉल किया और फोन रखने के बाद उसने फोन को बारीकी से जांचा और फिर आरव को घूरा, पूछताछ की। अपने सिर को खरोंचते हुए आरव ने कहा, अमीर ठीक शब्द नहीं है, लेकिन हमारे पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त है। मेरा परिवार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन चिकित्सकों के एक वंश से आता है और मेरे पिता एक पुराने TIM डॉक्टर हैं जो मध्य प्रदेश में एक क्लिनिक चलाते हैं। मीनू की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे पिता का चिकित्सा कौशल अत्यधिक निपुण है? ईमानदारी से कहूँ तो मेरा चिकित्सा कौशल मेरे पिता से भी बेहतर है। मीनू ने तुरंत अपना उत्साह खो दिया। क्या हुआ? मीनू के उदासीन रूप को देखकर आरव उत्सुक था। मीनू ने आह भरी और कहा, मेरी माँ 1 दशक से अधिक समय से बीमार है और किसी भी इलाज ने उसे ठीक नहीं किया है। इन पिछले 2 वर्षों में उसकी स्थिति बदतर हो गई है। अगर तुम्हारे पिता एक अच्छे डॉक्टर होते तो मैं उन्हें अपनी माँ को देखने के लिए बुलाती। लेकिन अब, आरव मुस्कुराया और कहा, तुम निराश हो क्योंकि तुमने सुना कि मेरे पिता का चिकित्सा कौशल मेरे जितना भी अच्छा नहीं है ना? मीनू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सिर्फ एक मेडिकल छात्र इंटर्न हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा चिकित्सा कौशल उन्नत नहीं है और अगर मेरे पिता तुम्हारे जितना भी अच्छा नहीं है तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। वह एक पल के लिए रुकी, फिर आरव के जवाब देने का इंतजार किए बिना मुनी और नूडल शॉप की ओर चली गई। चलो बस खाते हैं, मुझे रात के खाने के बाद घर जाना है, वरना मेरे माता पिता चिंता करेंगे। आरव ने पकड़ा और अपने बैग रखने के लिए एक जगह खोजने के बाद उसने अपनी छाती को थपथपाया और मीनू से कहा, चिंता मत करो, मैंने कभी भी विनम्रता शब्द का अर्थ नहीं जाना। मीनू ने हंसते हुए कहा, अपने सामान्य पसंदीदा 2 साइड डिश और 1 बोतल बियर का ऑर्डर दिया, फिर आरव की ओर मुड़ी। मेरे लिए बस इतना ही, तुम्हारे लिए क्या? आरव की भूख मीनू से बहुत अधिक थी और वह मांस के व्यंजन पसंद करता था। ये देखकर कि मीनू ने केवल 2 शाकाहारी व्यंजन ऑर्डर किए थे, उसने 4 मांस व्यंजन, 2 और शाकाहारी व्यंजन और 1 सूप जोड़ा। जहां मीनू ने 1 बोतल बियर ऑर्डर की थी, आरव ने 1 बोतल देशी शराब बैज्यू के लिए गया और वह भी उच्च प्रूफ प्रकार की। हम केवल 2 हैं, फिर भी हमने 8 व्यंजन और 1 सूप ऑर्डर किया है। हम ये सब खत्म नहीं कर सकते। आरव, तुम बहुत व्यर्थ हो। पैसा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें इसे इस तरह खर्च करना चाहिए। मीनू ने आरव की अत्यधिक बर्बादी पर टोनका और उसे बिना आरक्षण के आलोचना की। आरव ने आह भरी, जब मैं बच्चा था मेरा परिवार गरीब था और मैंने कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। मैं पतला और कमजोर था, जितना कोई दयनीय हो सकता है। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं बस अतीत की भरपाई के लिए और अधिक खाना चाहता हूँ। तुम्हारी वह मानसिकता बस एक नव धनाढ्य नूवो रीश की तरह है। मीनू ने अपनी आंखें घुमाई और चिड़चिड़ापन से कहा। आरव जोर से हंसा, अपमान नहीं लिया और मीनू के साथ एक डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इतना गर्म दिन है, एक ठंडी बियर पीना कितना ताज़ा है। लेकिन तुम देशी शराब पी रहे हो, ये वास्तव में मेरी समझ से परे है। क्या तुम देशी शराब की 1 बोतल खत्म भी कर सकते हो? वह लगभग आधा लीटर है। एक बार बैठने के बाद मीनू ने खुद के लिए 1 बियर डाली और आरव को देशी शराब का 1 गिलास डालते हुए देखकर टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। बियर पीना नल के पानी पीने से अलग नहीं है, यह मुझे उत्साहित नहीं करता। एक आदमी को सबसे मजबूत शराब पीनी चाहिए। ईमानदारी से, मैं शराब के लिए एक महान क्षमता के साथ पैदा हुआ था। देशी शराब का आधा लीटर मेरे लिए बस एक वार्म अप है, 1 लीटर मुझे मनोदशा में लाता है और 3 से 5 लीटर बस सही है। तुम शेख ही मार रहे हो। तुम्हारी जैसी एक युवती के लिए 1 बोतल बियर पीने में सक्षम होना बुरा नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छी सहनशीलता है।
बस अगर मेरे साथ पीने के लिए 3 या 5 महिला सहपाठी होती तो मैं 8 से 10 बोतलें आसानी से संभाल सकती थी। मीनू ने अपनी पूरी लचीली छाती को थपथपाया और अपनी खुद की तुरी भी बजाई। दोनों ने गिलास टकराए और पीना शुरू कर दिया। जैसे ही 8 व्यंजन और एक सूप एक के बाद एक परोसे गए। मीनू ने सोचा था कि आरव ने केवल दिखावा करने के लिए इतने सारे व्यंजन ऑर्डर किए हैं, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने शराब के घूंट के साथ खाने के काटने को एक चक्रवात की तरह समन्वित किया। वास्तव में विशाल फैलाव का अधिकांश उपभोग करने में कामयाब रहा, खासकर मांस व्यंजन पसंद करते हुए। मीनू हक्की बक्की थी। उसने सोचा था कि वह बहुत खा सकती है, पुष्ट थी और भोजन पर अपनी छवि के लिए कोई परवाह नहीं थी। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि आरव की तुलना में वह बस खेल रही थी, उल्लेख करने लायक भी नहीं। तुम वास्तव में एक पेटू हो, मीनू ने भावनाओं से भरी होकर टिप्पणी की जैसे ही आरव ने अपने पे का आखिरी घूंट और मांस का आखिरी टुकड़ा खत्म किया। उसने सोचा था कि इतना खाने के बाद आरव भर जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने रमन ब्राह्मण का एक बड़ा कटोरा ऑर्डर किया, दावा करते हुए कि यह उसे संगत देने और तारांकन लेजली तारांकन गति से खाने के लिए था। मीनू कश्यप, तुम भी यहाँ खा रही हो? एक नाक की आवाज ने पुकारा और मीनू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 6 युवा पुरुष और महिलाएं लगभग उसकी उम्र के नूडल शॉप में प्रवेश कर रहे थे। बोलने वाला एक लड़का था जिसके चेहरे पर कई मुहासे थे। एक सफेद टी शर्ट पहने हुए था जिसे नीले डेनिम शॉर्ट्स के साथ जोड़ा गया था और उसके पैरों पर सफेद ग्रीष्मकालीन खेल के जूते की एक जोड़ी थी। मीनू कश्यप से स्पष्ट रूप से परिचित उसे देखकर मुहासे वाले लड़के के चेहरे पर उत्साह आ गया, जैसे कि उसे चिकन रक्त से इंजेक्ट किया गया हो। गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए और उसकी आंखों में आराध्य नजर बिल्कुल भी छिपाई नहीं जा सकती थी। फिर उसने आरव की ओर देखा जो मीनू के विपरीत बैठा था और उसकी अभिव्यक्ति एक पल के लिए रिक्त हो गई। फिर उसका चेहरा एक लड़ने वाले मुर्गे की तरह लाल हो गया और उसकी नजर आरव की ओर देखते ही हत्या की भावना किलिंग चीख से भर गई। सूरज, जाह्नवी, दीपक, ललित, मेघा, दिया, तुम सब एक साथ कैसे आए? 6 लड़कों और लड़कियों के समूह को पास आते देखकर मीनू ने अपनी बियर की बोतल नीचे रखी और लापरवाही से पूछा, आज दिया का जन्मदिन है, दीपक हमें उपचार कर रहा है, इसलिए हम साथ आए। वहां से वाले लड़के, सूरज, ने आरव से अपनी नजर हटाए और एक गोल चेहरे वाली प्यारी लड़की की ओर इशारा किया। दिया, तुमने मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताया भी नहीं। मीनू ने असंतोष के साथ दिया की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे दोस्त नहीं मानती? जाहिर तौर पर मीनू कैंपस डायन से थोड़ा डरकर दिया ने डरते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा तारांकन फ्लश तारांकन था। ऐसा नहीं है मीनू, मुझे पता है कि तुम्हारे माता पिता सख्त हैं और तुम ट्यूशन क्लास में भाग ले रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। कृपया नाराज मत होना। मीनू ने मुंह फुलाया और तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, हम सहपाठी हैं। मेरे माता पिता मेरे एक सहपाठी का जन्मदिन मनाने का विरोध नहीं करेंगे। जहां तक ट्यूशन क्लास की बात है, मैं जाती हूं अगर मैं चाहती हूं, मैं नहीं जाती अगर मैं नहीं चाहती, कोई मुझे निर्धारित नहीं कर सकता। उस बिंदु पर उसने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले, उसे जोर से दिया के हाथ में ठूंस दिया और एक भव्यता की हवा के साथ कहा, ये तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं लाई। मेरे विचारों के प्रतीक के रूप में ये 50 रुपये ले लो। साथ ही मैं आज तुम सभी को भोजन के लिए उपचार कर रही हूँ। दीपक, मेरे साथ बहस मत करो या मैं तुम्हें पीट दूंगी। नहीं, बहस नहीं करूंगा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। दीपक नाम का लंबा पतला लड़का एक कस्टम निर्मित जन्मदिन केक पकड़े हुए जल्दबाजी में अपने हाथ हिलाए और उसके शब्द सुनकर रोने से भी बदसूरत एक मुस्कान मजबूर कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वह अभिव्यक्ति पहनी थी। उसने दिया के जन्मदिन को उसे और दूसरों को उपचार करने के लिए उसका पक्ष जीतने के एक अवसर के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन उसे मीनू का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, जिसने उसके ध्यान दिखाने के अवसर को हड़प लिया। दिल्ली नंबर 16 माध्यमिक विद्यालय में विशेष रूप से मीनू की कक्षा के लड़कों के बीच कुछ ही थे जो उससे डरते नहीं थे। दीपक, मीनू का एक सहपाठी, ने एक बार उसे आकर्षित करने की कोशिश की थी और उसके द्वारा पूरी तरह से पीटा गया था। भले ही उन्होंने अपनी पिछली शत्रुता को पिघला दिया था, दीपक ने अभी भी एक मनोवैज्ञानिक छाया रखी थी। जब भी वह मीनू को देखता था, उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांपते थे और बोलते समय वह हकलाता था। चलो सब लोग यहाँ बैठ जाओ। दिया, मेरे साथ भोजन ऑर्डर करने आओ और चुनो कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। आज मैं मेजबान हूँ, सभी को अच्छी तरह से खाना और पीना चाहिए। ओह हाँ आरव, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसा है? बहुत अच्छा, जब दिया और दूसरों के भोजन के लिए भुगतान करने का समय हो तो मेरे लिए इसे कवर कर दो और मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। मीनू एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि दीपक और अन्य मेज के चारों ओर बैठते हैं और पुष्टि करते हैं कि आरव के पास उपचार को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा है, इससे पहले कि वह दिया को हाथ से पकड़कर भोजन ऑर्डर करने के लिए खींच ले गई। हे, मीनू कश्यप के साथ तुम्हारा क्या संबंध है?
मीनू को जाते देखकर सूरज ने आरव को एक दुर्भावनापूर्ण रूप के साथ घूरा और धीमी आवाज में पूछा, मीनू के साथ मेरा संबंध? बेशक, हम दोस्त हैं, वास्तव में अच्छे प्रकार के, तुम्हें पता है। आरव जानता था कि सूरज उसे प्यार में एक प्रतिद्वंद्वी मानता है और हंसे बिना नहीं रह सका, जानबूझकर उसे चिढ़ाता रहा। सूरज स्पष्ट रूप से समझा और उसकी गर्दन भी लाल हो गई। बाहर मीनू के लिए विचार से वह झपटना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने धीमी आवाज में बात करना जारी रखा, मीनू का बुरा गुस्सा है और लोगों को मारना पसंद करती है। तुम उससे घूमना मत वरना तुम्हें पछतावा होगा। आरव हंसा और कहा, उसने मुझे कभी नहीं मारा, वह मेरे प्रति बहुत कोमल है। जब एक हिंसक महिला एक आदमी के सामने कोमल हो जाती है तो इसका अक्सर मतलब होता है कि वह उसके लिए गिर गई है। सुंदर और अद्वितीय आरव को देखकर ब्रांडेड कपड़ों में सजा हुआ सूरज हीन भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसके तुरंत बाद उसने आरव के प्रति शत्रुता की एक मजबूत भावना विकसित की। मैंने मीनू कश्यप को बहुत समय से पसंद किया है। सूरज ने आरव को धमकाना शुरू कर दिया, एक भयंकर रूप धारण किया और दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा, तुम उससे दूर रहना, उससे घूमना बंद करो, अन्यथा मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ ही तुम्हें पिटवा सकते हैं। उपस्थित कुछ लोग सूरज के सहपाठी और दोस्त थे, जाहिर है वे आरव का पक्ष नहीं लेंगे। सूरज बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि ये शब्द मीनू के कानों तक पहुंचेंगे। मीनू तुम्हें पसंद नहीं करेगी। आरव को ईर्ष्या पर एक हाई स्कूल के छात्र के साथ बहस करना काफी मनोरंजक लगा और विश्वास के साथ कहा, पहला, तुम आंखों पर थोड़ा कठिन हो और अभी भी मुहासे से भरा चेहरा है। दूसरा, तुम्हारे कपड़ों से ये स्पष्ट है कि तुम्हारा परिवार अच्छी तरह से बंद नहीं है। तीसरा, तुम एक कमजोर आदमी हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मुट्ठी से इसे हल कर चुका होता अगर कोई अन्य आदमी मेरी महिला के पीछे होता। सूरज की मुट्ठियां तुरंत कस गईं जैसे कि वह विस्फोट करना चाहता था, लेकिन बाहर दिया के साथ व्यंजन चुनते हुए मीनू के बारे में सोचते हुए उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। आरव ने सूरज को कुछ बार ताना मारा, उसे इतना गुस्सा होते देखकर कि उसकी गर्दन लाल हो गई और वह हंसता रहा। आरव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और आराम से अपने सामने रमन के कटोरे को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। सूरज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मीनू और दिया जल्द ही 10 व्यंजन और एक केस बियर ऑर्डर करके मेज पर लौट आए। अधिकांश व्यंजन मीनू द्वारा ऑर्डर किए गए थे, जिसने सोचा था कि आरव जैसा कोई व्यक्ति जो खाने को प्यार करता था वह एक सहस्राब्दी में एक खोज था। जब तक वह खाना नहीं खाता, व्यंजन दिया और बाकी के पेट भरने के लिए पर्याप्त होंगे। मीनू के वहां होने के कारण सूरज ने आरव पर अपना गुस्सा खोने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा पहना, लगातार मीनू को खुश करने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसने कुछ अप्रिय कहा या उस पर घृणा में अपनी आंखें घुमाई, उसने इसे सब शहद जितना मीठा लिया। दिया, दीपक तुम्हें हाल ही में लुभा रहा है ना? हंसी के बीच मीनू ने 2 बोतल बियर पी ली थी। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल था और उसका भाषण पहले जितना स्पष्ट नहीं था। दिया और दीपक दोनों शर्मा गए, एक दूसरे की ओर देखा, फिर तेजी से दूर देखा। मीनू ने हंसी की एक निशान निकाली, दिल खोलकर दीपक के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम थोड़ा स्त्रीलिंग दिख सकते हो लेकिन तुम ईमानदार और दयालु हो। तुम्हारे साथ दिया को निश्चित रूप से धमकाया नहीं जाएगा। चूंकि तुम दिया को पसंद करते हो तो साहस से इसके लिए जाओ, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। हालांकि स्त्रीलिंग शब्द ने दीपक को कुछ हद तक परेशान किया। मीनू के आखिरी शब्दों ने उसे चमकदार ढंग से मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। दिया, तुम दीपक को इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। मीनू ने फिर से दिया के कंधे को थपथपाया, गंभीरता से कहा, पुरुष सब समान होते हैं। एक महिला को पीछा करना जितना आसान होता है, वे उसे उतना ही कम सहेजते हैं। याद रखना, भले ही तुम दोनों भविष्य में एक जोड़े बन जाओ, उसे हल्के से अपना शरीर मत देना। ... हम एक बार जब एक आदमी के पास एक महिला का शरीर होता है और नवीनता दूर हो जाती है तो उसके लिए कुछ नया तरसना आसान होता है। इसलिए एक महिला के रूप में तुम्हें अपनी आखिरी रक्षा रेखा को अच्छी तरह से बचाना होगा। दिया ने सहमति में सिर हिलाया और दीपक के प्रति उसकी नजर में एक नई सावधानी थी। दीपक को हंसी और आंसू का मिश्रण महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि मीनू की सलाह के साथ भविष्य में दिया के साथ अंतरंग होना मुश्किल होने वाला था। जैसे जैसे शाम हंसी के साथ बीतती गई, बाहर आकाश अंधेरा हो गया। मीनू के पिता ने आरव के सेल फोन पर फोन करके स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें जल्दी वापस आने का आग्रह किया। मीनू भी बहुत देर से लौटने की हिम्मत नहीं की। अगर उसके पिता वास्तव में गुस्सा हो जाते तो वह थोड़ी डरी हुई होती, इसलिए उसने आरव के साथ बिल का भुगतान किया और रमन शॉप के प्रवेश द्वार पर दीपक, दिया और अन्य के साथ रास्ते अलग कर लिए। जब वे वापस आंगन घर पहुंचे, सौरभ कश्यप, जो उनके लिए दरवाजा खोलने के लिए बाहर आए थे, ने मीनू पर शराब की गंध सूंघी, भौहें चढ़ाई और सख्ती से कहा, क्या तुमने पी है? अपने पिता की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर मीनू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यह एक सहपाठी का जन्मदिन था, मैंने कुछ बियर पी थी।
सौरभ कश्यप ने एक निशान निकाला और आरव के पास होने के कारण बस कहा, इसे फिर से मत होने देना, इससे पहले कि वह उसे धोने और आराम करने देता। आरव बड़े और छोटे बैग ले जा रहा था। पश्चिम की ओर बीच के कमरे में प्रवेश किया। उसने खरीदी गई वस्तुओं को बाहर निकाला और उन्हें साफ सुथरा ढंग से व्यवस्थित किया। रजाई फैलाई, फिर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, स्नान किया और ईमानदारी से आराम करने के लिए लेट गया। आरव ने अपनी खेती तकनीक को परिसंचरण नहीं किया और न ही उसने फुहू पर्वत पर प्राप्त औषधीय गोलियां और सार पत्थरों एसेंस स्टोन्स को खेती के लिए बाहर निकाला, सौरभ कश्यप द्वारा खोजे जाने के डर से। आरव अगले दिन अपनी सुबह की कसरत करते समय पास के पहाड़ों में खेती के लिए औषधीय गोलियां और सार पत्थरों को बाहर निकालेगा। विशेषज्ञ सौरभ कश्यप का आसपास होना वास्तव में आरव की खेती के लिए कुछ परेशानी का कारण बना, लेकिन ये परेशानियां केवल अस्थायी थीं। जब तक आरव लगन से खेती का अभ्यास करता है, एक बार जब उसकी ताकत सौरभ कश्यप को पार कर जाती है या उससे भी मिल जाती है, तो उसे अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तब तक आरव अपनी खुद की आभा को अच्छी तरह से छिपाने और सौरभ कश्यप को इसका पता लगाने से रोकने में सक्षम होगा। उस रात आरव ने खेती का अभ्यास नहीं किया, इसके बजाय वह मन की शांति के साथ गहरी नींद सोया। अगले दिन सुबह लगभग 4 बजे आरव धोने के लिए उठा, फिर विशेष रूप से खेती के लिए एक काली पतली शर्ट और पैंट पहनी, युआन इकट्ठा करने वाली गोलियां, गैदरिंग युआन पिल्स वाली 2 जड़ी की बोतलें और 10 लाल सार पत्थर लिए और उन्हें एक लकड़ी के बक्से में एक साथ रखा, जाने की तैयारी कर रहा था। आरव इतनी जल्दी? उत्तर की ओर पूर्व की ओर के कमरे से एक चरमराहट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खुला, सौरभ कश्यप का चेहरा एक झाड़ीदार बगल की दाढ़ी के साथ प्रकट हुआ। चाचा भी जल्दी हैं। सौरभ कश्यप से अपनी हरकतों को छिपा नहीं पाने के कारण आरव मुस्कुराया और कहा, मुझे हर दिन घर पर सुबह की कसरत की आदत है। आपके आराम को परेशान करने के लिए माफ करें चाचा। सौरभ कश्यप ने अपना हाथ हिलाया, आंगन में चले गए, ताजी हवा की एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी सुबह की कसरत पसंद थी, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी और बेटी का ख्याल रखना पड़ता है और शायद ही कभी बाहर जाने का समय मिलता है। आरव ने प्रशंसा की, चाचा एक अच्छे आदमी हैं। एक अच्छा आदमी? मैं नहीं। सौरभ कश्यप ने अपना सिर हिलाया, एक आत्मा अपमानजनक मुस्कान दी और कहा, मेरी पत्नी 1 दशक से अधिक समय से बीमार है और मैं उसे ठीक नहीं कर पाया हूँ। मैं हर समय अपनी बेटी के बगल में नहीं रह सकता ताकि उसे सिखा सकूं। मैंने उसे कई सुंदर कपड़े या वे खिलौने नहीं खरीदे हैं जिन्हें वह प्यार करती है। मैं अपनी पत्नी और बेटी का देनदार हूँ, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। आरव ने कहा, कठिनाइयाँ केवल अस्थायी हैं, शायद एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं तुम्हारे शुभ शब्दों को ले लूंगा। सौरभ कश्यप हंसे, स्पष्ट रूप से थोड़ा बेहतर मूड में थे। अजीब है, यह आरव मेहता नाम का युवक स्पष्ट रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी उसमें एक अकथनीय उत्कृष्ट गुणवत्ता है। आरव को आंगन के मुख्य द्वार से जाते हुए देखकर सौरभ कश्यप विचारशील थे और फिर खुद पर मजाक में हंसे। इस दुनिया में कुछ लोग बस स्वाभाविक रूप से असाधारण होते हैं। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। एक मध्य गर्मी के दिन सुबह 4 बजे, आकाश पहले से ही थोड़ा रोशन था। जैसे ही आरव आंगन से बाहर निकला, गांव की सड़कों पर पहले से ही लोग घूम रहे थे। सभी अपनी सुबह की कसरत के लिए उठे हुए थे। ये सिर्फ इतना था कि उनकी कसरत गांव के आसपास तक सीमित थी। सबसे दूर एक पास के चौक तक आरव की तरह गांव छोड़ने के बाद उत्तर की ओर पहाड़ों की ओर कोई नहीं दौड़ रहा था। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आरव पहाड़ों में जाकर अपनी साधना कल्टिवेशन कैसे करता है, या उसकी और मीनू की दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है?